तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को सलाम, आदाब, नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अल्लाह के फजल व करम से होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम हर रोज एक नए मेहमान के साथ आते हैं और उनमें उनसे हम कुछ नया हर रोज सीखते हैं। ऐसे ही सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर से मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से एक और नई हस्ती, ग्रेट पर्सनालिटी और बहुत ही बेहतरीन इंसान के साथ आप लोगों के साथ आया हूँ। आज की जो ग्रेट पर्सनालिटी है, इनका नाम एहसान हसन साहब है। इनका ताल्लुक बेसिकली ये जो है केपी के पेशावर से है। करंटली ये चेक रिपब्लिक में रह रहे हैं और चेक पब्लिक चैम्बर्स कॉमर्स के प्रेसिडेंट है। सबसे पहले हम हमारे मेहमान का बहुत वेलकम करते हैं। सर वेलकम, कैसे हो सर? अल्लाह का सर शुक्र है, बहुत शुक्रिया। मैं आपका मोस्ट मशकूर हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला सर। सर आप कौन है, क्या है, अपने बारे में हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम एहसन असलम है। मेरा ताल्लुक पेशावर केपीके से है और मैं करंटली चेक रिपब्लिक में रहता हूँ। ये पास्ट में चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। चेक और स्लोवाक अब दो स्टेट्स में तकसीम हो गई। चेक रिपब्लिक जो है, इसको सेंट्रल यूरोप का हिस्सा कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल यूरोप के सेंटर में है। वैसे भी चेक की लोकेशन देखी जाए तो एक साइड पे जर्मनी, एक साइड पे ऑस्ट्रिया, एक साइड पे पोलैंड और स्लोवाकिया है। मैं वहाँ पे 17 साल से रह रहा हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग एंड सेल्स में। करंटली मैं और मेरी वाइफ वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म चला रहे हैं अपनी। उसके अलावा मैं वहाँ पे एज ए बिजनेस डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी काम करता हूँ और इस वक्त चेक पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बारे में मेरे साथ और मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर किया। सर मेरा आपसे गुजारिश है कि आप अपनी लाइफ स्टोरी जो है, आप केपी के में बचपन से वहां से पढ़े, तेलंग वहां से तालीम हासिल की, फिर कैसे आपने स्ट्रगल की और उस स्ट्रगल के बाद आप चेक रिपब्लिक तक पहुंचे, ये सारे स्ट्रगल हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ताकि आपकी लाइफ स्ट्रगल स्टोरी से हम कुछ सीखें, हमारे व्यूअर्स कुछ सीखें। ओवर टू यू सर। आपकी बहुत मेहरबानी। मैं वैसे भी ये नहीं समझता कि मैंने कुछ ज़्यादा अचीव ज़िंदगी में किया है। वैसे मैं पेशावर में पैदा हुआ 1973 में। बेसिक तालीम स्कूलिंग जो है मेरी पेशावर की ही है। सबसे प्रोमिनेंट स्कूल जो है वो पीईएफ डिग्री कॉलेज पेशावर है मेरी तालीम में। उसके बाद हम चले गए एबटाबाद। मैंने मैट्रिक जो है एबटाबाद पब्लिक स्कूल एबटाबाद से किया। फिर एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से ग्रेजुएशन की। फिर अलखैर यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया। उसके बाद मैं मुतअद्दिद कंपनीज के साथ पाकिस्तान में काम करता रहा, जिसमें मोबिलिंक के साथ मैंने काम किया कराची पेशावर में सेल्स में। उसके अलावा मैंने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो उसको कहते हैं इंटरनेशनल मल्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि शमा बनस्पति के ओनर्स हैं। और इसके अलावा उनके और काफ़ी फैक्ट्रीज हैं, बिजनेस हैं, तो उनके साथ मैं अटैच रहा। मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ काम करने को दिया जो मैंने किया। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ बिजली चली गई? नहीं सर, मेरी बिजली ओके। अच्छा, हमारी तरफ बिजली चली गई। खैर, मैं बता रहा हूँ कि मैंने फिर अभी बिजली का थोड़ा बहुत मैं आपको नजर आ रहा हूँ तो अच्छी बात है। अगर आप किसी और इट्स ओके सर। इंटरव्यू करना चाहें तो वो भी। अच्छा, ओके। तो बता रहा था कि मैंने यहाँ पे फिर पाकिस्तान में काम किया तकरीबन 2003 तक। मैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनीज में प्रोजेक्ट वगैरह करता रहा। तकरीबन तमाम बड़े शहरों में मैंने काम किया। जो भी काम मिलता रहा मैंने किया। वो एलमिस्ट इन द फैमिली, मेरे सर पे जिम्मेदारी थी घर की सब कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे कभी जॉब नहीं मिली। मुझे जो भी जॉब मिली, अच्छी जॉब मिली, मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया, उनके साथ सीखा और आगे बढ़ा। जहाँ तक चेक रिपब्लिक जाने की बात है, मैं नहीं समझता कि ऐसी बड़ी मेरी अचीवमेंट थी ये जाना या आना। मेरी वाइफ का ताल्लुक चेक रिपब्लिक से है, मेरे साथ मुलाकात हुई, बाद में हमारी शादी हुई तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद।
और फिर कुछ अर्से के बाद हमने फैसला यही किया कि मेरी वाइफ भी काम करती है, तो उसके लिए यहाँ पे रहना और काम करना मुश्किल उसको महसूस हो रहा था, तो फिर मैं उसका चेक रिपब्लिक शिफ्ट हो गया। चेक रिपब्लिक शिफ्ट हुए हुए इस वक्त 17 साल हो गए। मैं वहीं पे रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। एक अच्छा छोटा सा मुल्क है, और जिंदगी की स्ट्रगल्स कहीं पे भी खत्म नहीं होती, अभी भी खत्म नहीं, मैं अभी भी समझता हूँ कि स्ट्रगल जारी है, जारी रहेगी। आदमी सीखता है, नई मंजिलों की तरफ रवां दवा होता है। एक मंजिल में पहुंचता तो समझ आती है कि अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। तो यही मैं सबको, जो भी मेरे साथ होते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ, जिंदगी का जी सर। सफर एकदम से खत्म नहीं होता है। जहाँ पे आपने सीखने का अमल खत्म कर दिया, जद्दोजहद का अमल खत्म कर दिया, वही। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की, कैसे आप केपीके से चेक रिपब्लिक तक पहुंचे, और बहुत प्यारी बात बोली आपने कि जिंदगी की स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होती, हमेशा जारी रहती है। और तो जबरदस्त बात है सर कि जिस दिन इंसान ने ये सोच दिया कि मेरी स्ट्रगल खत्म है तो जिंदगी खत्म हो गई फिर, तो बहुत बेहतरीन बात है सर। मेरा अगला सवाल सर आपसे है कि जैसे कि आपने बताया आप बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस कंसल्टेंट भी है, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान और चेक रिपब्लिक के कॉमर्स के हैं। मतलब बेसिकली आपका पूरा जो है बिजनेस से ही है, बिजनेस मैनेजमेंट से ही है। तो सर आजकल के जो नौजवान, जो यंगस्टर, जो बिजनेस मैनेजमेंट जिस तरीके से कर रहे हैं, या बिजनेस जिस तरीके से कर रहे हैं, उनको आप, माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं बिजनेस मैनेजमेंट में या इस फील्ड में, तो उनके लिए क्या आप सजेशन देंगे, क्या आप उन्हें एडवाइस करना चाहेंगे आजकल के यंगस्टर को सर? ओवर टू यू, अपने एक्सपीरियंस के साथ। मेरा तो बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा कि मुझे मुश्किल सवाल पूछा। क्योंकि मैं बिजनेस डेवलपमेंट भी मैनेज नहीं कर रहा, कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में, और उसके अलावा बिजनेस डेवलपमेंट में। तो एक चीज़ जो मैं सबको, बल्कि लोग जब मेरे पास आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, तो मुझसे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो मुझे हंसी आती है सुन के, जब वो मुझसे पूछते हैं मुझे क्या करना है, तो मैं कहता हूँ जिस बिजनेसमैन को ये नहीं पता कि उसने क्या करना है, वो बिजनेस ना करे। उसकी वजह है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पसंद है और आप वो काम करना चाहते हो। बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है। बिजनेस में आपको मजा आना चाहिए। मजा आपको उस वक्त आता है जब वो आपको काम पसंद हो। कोई भी काम जो आपको पसंद होगा, उसमें आपको मजा आएगा, उसको आप बिजनेस बना लें। तो पहली बात ये है कि जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, आप उसको सीखिए, आप उसके अंदर एक्सपीरियंस लीजिए, उसके अंदर फिर खुद ब खुद आपको बिजनेस करने का आइडिया मिल जाएगा कि पैसे कैसे। बिजनेस है क्या? बिजनेस है आर्ट ऑफ मेकिंग मनी। आप कुछ चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद जो पैसे आपको मिलते हैं वो आपकी इनकम है। उसमें से आप खर्चे निकाल लें तो बाकी प्रॉफिट बच जाता है। प्रॉफिट रीजनेबल हो तो लोग कहते हैं हमने अच्छे पैसे पर कमाए, कम हो तो वो कहते हैं यार मजा नहीं आया। तो ये एक सर्कल है जिसको चलाना पड़ता है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग बिजनेस कंसल्टेंसी, लोग समझते हैं कि भाई ये सिर्फ बोलने का नाम नहीं। हम अपना टाइम बेचते हैं, हमारा टाइम जो है वो हमारी प्रोडक्ट है, हमारा एक्सपीरियंस है। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैं सिर्फ एज ए मिसाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि हर कोई यही करे। जी सर। तो अगर किसी को मेरी बातों से फायदा हो रहा है, वो मेरे वक्त का मुझे पैसे दे रहा है, तो ये मेरा। और अगर मैंने एक्सपीरियंस बात कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, तो इसके पीछे मेरा भी एक्सपीरियंस है। 25 साल तो मैंने, मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो आज मैं अपने वक्त की कीमत मांग रहा हूँ, तो उसके पीछे तो पूरी स्ट्रगल है, पूरा टाइम है जो मुझे इस हद तक पहुंचने में जिसने मुझे मदद की। तो ये मेरा मकसद है। आज इसी तरह कोई दुकानदार है तो वो दुकान से जाएगा, उसको चीजें रखनी है। किसी ने म्यूजिक बेचना है, किसी ने वेबसाइट बेचनी है। आप डॉक्टर हैं, मिसाल के तौर पर, तो आप एक दिन में तो डॉक्टर नहीं बन गए, आपकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है उसके पीछे। और अभी भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप लाखों लोगों से मिलेंगे, हजारों लोगों से मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा भाई किस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं और किस बीमारी के कैसे क्योर करना है। कोई बीमारी है ही नहीं, कोई खाली दिमाग का फतूर है इंसान को, दवाइयाँ खाना कुछ हो के लोग। तो ये इस तरह से है। तो मशवरा सिर्फ सबसे
पहले मेरा ये है कि आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो पहले आप ये पता लगाएं कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। खाना अच्छा पका सकते हैं, ड्राइविंग अच्छी कर सकते हैं, गाड़ी बना सकते हैं, गाड़ी बेच सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी करना चाहें, बेतहाशा बेतहाशा काम लोग करते हैं। और प्रोग्रामर अच्छे हैं, कोई डिजाइनर अच्छे हैं, कोई क्लीनर अच्छे हैं, कोई लॉयर अच्छे हैं, वो भी बिजनेस ही कर रहा है। उस्ताद है, वो नौकरी करता है तो वो अपना टाइम ही बेच रहा है, तभी उसको तनख्वाह मिलती है। वो ट्यूशन पढ़ा के अपनी इनकम बढ़ा भी सकता है, या सरकारी स्कूल में या किसी और कॉलेज में जॉब करके अपनी तनख्वाह ले सकता है। मेन मकसद आप कुछ कर रहे हैं और आपको उसके पैसे मिल रहे हैं, ये पता लगाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप अगर किसी से जाके पूछेंगे कि आपको क्या करना है, तो ये मेरी नज़र में माजरत के साथ ये एक इंतहाई बचकाना सवाल है। इसका मतलब है कि बंदे को भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, बंदे को भी कुछ सीखना चाहिए। जी सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर जो बंदा पूछता है कि मुझे क्या करना है तो वो क्या करेगा। कम से कम इंसान को इतना पता होना चाहिए उसे क्या करना चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात, बड़ी बेहतरीन बात सर। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे कि आपने एमबीए की है, क्वालिफाइड है एमबीए, और बिजनेस कंसल्टेंट है, तो सर मेरा सवाल इससे रिलेटेड है कि आपने एमबीए को कब, कैसे चूज किया कि मुझे एमबीए में जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है, अपनी फील्ड ऑफ करियर चूज करनी है, और कैसे चूज की, कब चूज की, कैसे आपको क्या लाया। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में है कि एक तो इंजीनियर, एक डॉक्टर, तो एमबीए तो एक डिफरेंट फील्ड हो गई, तो कैसे सोचा। ओवर टू यू सर। वक्त के साथ साथ पहले मैं आर्मी में जाना चाहता था, जैसे सब लोग जाना चाहते हैं। मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था, तो मैं भी कोशिश करता रहा आर्मी में जाने की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप आर्मी में नहीं जा सकते, जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं गया, इस साल की तरफ उन्होंने मुझे नहीं सेलेक्ट किया। फिर जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने वहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ली। ये जो है कॉम्बिनेशन बेसिकली तो बिजनेस के हैं, मार्केटिंग के, लेकिन हमें पता नहीं होता। हमारी नज़र में सिर्फ शुरू में यही डाला जाता था कि यार आप जाओगे, पढ़ोगे तो जाके कोई अच्छी जॉब कर लो। हम भी शुरू में अच्छी जॉब के सिलसिले में थे, लेकिन एक वक्त में मेरे अंकल ने मुझे कहा, यार मुझे ये बताओ कि तुम जब कामयाब हो जाओगे तुम्हारी मैक्सिमम सैलरी कितनी होगी, 1 लाख 2 लाख। उन दिनों यही बहुत बड़ी बात होती थी, 70-80 हज़ार किसी की नौकरी हो जाए तो बड़ी बात है। तुम ऐसा कोई काम क्यों नहीं करते जिसमें स्काई इज द लिमिट, मीन आप बिजनेस में कोई भी लिमिट नहीं है। आप कुछ भी कमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कोई ये नहीं कहता कि आप सिर्फ इतना ही कमा लोगे, ये लिमिट आपके अपने दिमाग में है। अगर आप उस लिमिट को अपने दिमाग से टालो कि नहीं यार मुझे 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ कमाना है, तो आप कमा सकते हो। ये बिजनेस की एक खूबसूरती है। हाँ, अब क्या काम करके कमाते हो वो एक अलग बात है, ठीक है। आपको फिर सोचना पड़ता है, किस लेवल पे जाएगा, क्या बैलेंस करना है। तो इसको सोच के एक तो घर की जिम्मेदारियां, दूसरा उन दिनों एमबीए का ट्रेंड बहुत ज्यादा, तो इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। हर कोई एमबीए करके उसको बड़ी सारी से प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिलती, एक ट्रेंड था, पैशन था, कंपनी हायर करेंगी जिसके पास एमबीए की डिग्री हो। जब मैंने एमबीए करना शुरू किया तो मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो बहुत मेरी नेचर के करीब है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, और इसको समझना मुझे बड़ा आसान है, इसको एक्सप्लेन करना मुझे बड़ा आसान है। और ये जो बिजनेस कर रहे हैं ये तो मैंने रोज की मैं चीजें देखता हूँ मेरे सामने की हैं, तो मैं क्यों ना इस पर ज्यादा मेहनत करूं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि अपना काम शुरू करने के लिए मुझे 18 साल जॉब्स करनी पड़ी है। मुझे मुख्तलिफ जगह पे मार खानी पड़ी है, सीखना पड़ा है, देखना पड़ा है। क्योंकि आप अपना बिजनेस करते हैं दो चीजों पे, या तो अपना सरमाया हो, सॉरी 3 चीजों पे, अपना सरमाया हो, या आप बहुत दलेर हो, ठीक है, आप रिस्क ले सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, और या आपके पास एक्सपीरियंस हो। समझिए, आपको तीनों चीजें जब इतनी, फिर आदमी कामयाब बिजनेसमैन हो जाएगा। बिजनेस के लिए भी आपको हिट एंड ट्रायल, नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। जिस बंदे के पास नुकसान बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है, उसको बिजनेस की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। दुनिया में कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें नुकसान नहीं होता। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी प्यारी बात बताई कि अगर आपने बिजनेस करना है तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए और बर्दाश्त करने की कुवत ज्यादा होना चाहिए।
और आपके पास हौसला होना चाहिए रिस्क उठाने का। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। दूसरी बात, आपके पास सरमाया होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर ये जबरदस्त बात है। ये मेरे साथ साथ यंगस्टर जो देख रहे हैं उनके लिए भी बड़ी सीख की बात है। सर मेरा अगला सवाल है आपसे कि जैसे कि आपने बड़े कंपनियों में काम किया, बड़े तजुर्बे, जिंदगी में बहुत सारे तजुर्बे किए, बहुत सारी नई चीजें सीखी, और फाइनली आपको लगता है कि आप सेटल हो अब चेक रिपब्लिक में। सर मेरा ये सवाल है कि आपकी वो कौन से ड्रीम जो आपको लगता है कि मेरे कंप्लीट हो गए हैं, और अभी वो कौन सा ड्रीम है वो जो आप चाहते हो कि मेरा अब होना है, या वो मुझे अचीव करना है या कंप्लीट करना है। ओवर टू यू। मैं बहुत सिंपल, खैर शुरू में तो आदमी की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, होती हैं, होनी चाहिए भी। तरक्की के लिए ख्वाहिश का होना और अपने गोल्स का, एम्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप उससे तरक्की कर सकते हो जो आपको पता हो कि आपने कहाँ जाना है। पर्सनली जिस चीज़ को मैं चाहता था वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे पास अभी है, वो है मेरा, इसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ पीस ऑफ माइंड। माई हार्ट इज़ एट पीस एंड माई माइंड इज़ एट पीस। ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मैं कभी भी उस काम और उस चीज़ में नहीं पढ़ता, ना पढ़ना चाहता हूँ जिसमें मेरे दिल और दिमाग को परेशानी उठाना पड़े। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बिजनेस में रेस नहीं उठाना चाहता, लेकिन इसका मकसद कुछ और है। आप शायद समझ सके ना समझ सके। दूसरी चीज़ ये है कि मैं दुनियावी तौर पे अभी भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अभी भी कुछ मेरे ड्रीम्स हैं जो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मैं मुनासिब नहीं समझता उसको, लेकिन हैं जिनको मैं अचीव करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे उनके लिए एफर्ट करनी है और उनको अचीव करना है। हर इंसान के पर्सनल गोल्स होने चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया कि जब आपकी स्ट्रगल खत्म हो गई तो आपकी लाइफ खत्म। तो जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा तो रिटायरमेंट को कोई प्रोग्राम नहीं है। तो जो भी होगा हर साल कोई ना कोई नया ड्रीम होगा जिसको मैं अचीव करना चाहूँगा और एफर्ट करना चाहूँगा। अमेजिंग सर, अमेजिंग। बड़ी जबरदस्त बात बोले कि ड्रीम्स कभी खत्म नहीं होती हैं। हर साल इंसान नई ड्रीम सोचता है तो नई स्ट्रगल करता है, आपको जवान महसूस करता है और कोशिश जदोजहद जारी रखता है। जबरदस्त सर। सर आजकल एक ट्रेंड में सवाल चल रहा है, बड़ा कॉमन चल रहा है, और ये ट्रेंड शुरू किया है परवीन पटेल गुरु, सेलिब्रिटी गुरु ने, कि वो सबसे पूछते रहते हैं मैसेज करके कि व्हाट इज योर पैशन, व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर मिशन। तो मैंने सोचा ये आपसे भी पूछ लूं। माशाल्लाह आप बड़ी जबरदस्त बातें कह रहे हैं। तो प्लीज शेयर कि व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर पैशन। ड्रीम तो आपने शेयर कर ली। ओवर टू यू सर। My vision is to my vision is to make ओके सर। myself how should I say देखिए विजन जो है वो पर्सनल एक विजन होता है, एक आपका विजन होता है अपने प्यारों के लिए, एक विजन आपका प्रोफेशनल होता है। ठीक है ना, आप क्या जी करना सर। चाहते हैं। अपना विजन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो मैंने आपको कह दिया मैं अपने गोल में बताऊंगा पर्सनली, क्योंकि वो नहीं नहीं पर्सनल सर, है। नहीं। मेरे जो घर वाले हैं मैं चाहता हूँ मैं उनको मैक्सिमम तौर पे सक्सेसफुल करूँ। मेरे घर के बच्चे बच्चियाँ मैक्सिमम तालीम हासिल करें, पाकिस्तान में भी बाहर भी, और इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंट हो, अपने फैसले खुद कर सकें। हमारे माशरे में सबसे बड़ी बुरी चीज़ जो है ये कि बच्चों को अपने फैसले करने नहीं दिया जाता, उनको सिखाया ही नहीं जाता कि आप अपने फैसले कर सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी ले। तो मैं चाहता हूँ मैं उनको इस काबिल बनाऊँ कि अपने फैसले कर सकें और फिर उस फैसले की जिम्मेदारी भी उठा सकें। अब रहेगी जी बात बिजनेस की, तो जाहिर बात है मैं, मेरा विजन है कि मैं पाकिस्तान में एक सक्सेसफुल कंसल्टेंसी स्टैब्लिश करूं। मैं पाकिस्तान का बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करूं। मेरा विजन है कि मैं यहाँ पे एक एथिक्स, कैरेक्टर और ऑनेस्टी विजन है कि यहाँ से ऐसे अच्छे प्रोफेशनल्स निकलें जिनको इंटरनेशनली एज ए पाकिस्तानी रिस्पेक्ट किया जाए। ऐसे नहीं कि यहाँ से पाकिस्तानी बाहर जाके रिस्पेक्ट ले लें दूसरी कंपनियों में काम करके, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट मेरे अपने पाकिस्तान में हो, अपने मुल्क में हो, कि लोग कहें कि नहीं वी वुड, जैसे जर्मन हैं या कोरियंस हैं या जापानीज हैं कि जिनके वर्क एथिक्स, कैरेक्टर, ऑनेस्टी इतनी मशहूर है कि पीपल टेक इट एज ए करेंसी।
मेरा विजन है कि यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेके आऊँ, जो भी पॉसिबल टेक्नोलॉजी, जैसे मैं चेंबर ऑफ पाकिस्तान, चेक पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ, कि मैं वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में इंस्ट्रूमेंटल साबित हूँ। मेरा विजन है कि मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को, अपने लोगों का इमेज इतना अच्छा करूँ कि लोग के अंदर जो नेगेटिविटी है, जो हमारे लोगों के बारे में एक मनफी इमेज है, उसका खात्मा नहीं तो कम से कम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए। लोग पाकिस्तानियों को भी नॉर्मली ट्रीट करें। पाकिस्तानी कोई ऐसी अजूबा मखलूक नहीं है। मेरा विजन है कि मैं यहाँ पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देखूँ अपने मुल्क में, लोगों को कदरे खुशहाल देखूँ। मेरा विजन है कि इस मुल्क में एक अच्छा, पाक, साफ निज़ाम हो, जो अपनी आवाम को और अपने लोगों को इक्वली, हर बंदे को इक्वली ट्रीट करे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, जो भी हो, एज ए ह्यूमन बीइंग उसको ट्रीट करे। इवन जानवरों को सही तरीके से ट्रीट करे। ये मेरा विजन है। जी सर, बहुत 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 बड़ा शुक्रिया, विजन है, आपने बड़ी। लेकिन विजन हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल, विजन हमेशा भारी होता है। आपने जबरदस्त विजन रखा कि मुझे पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी लानी है। पाकिस्तान से बंदा कोई निकले तो उनकी इतनी रेपुटेशन हो, उनकी इज्जत हो, ये पाकिस्तान से क्वालिफाइड है, डायरेक्ट इनको जवाब दे दो। सर, बड़ी जबरदस्त विजन, बड़ी बेहतरीन सोच है। सॉरी, और मैं ये बेस्ट नहीं चाहता विशेष। कि मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तानी जॉब के लिए बाहर जाए। मैं चाहता हूँ कि बाहर से लोग पाकिस्तान जॉब करने के लिए आए। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये आप जो अपना मुल्क, अपना घर छोड़ के जाते हो, आपसे वहाँ पे 100 साल भी रह जाओ, आपको वो हमेशा एज ए फॉरनर ही देखते हैं। वो आपको कभी भी लोग करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है, आप बाहर से आए। आपके घर से कोई बाहर से आ जाए, भले वो जाए जितना भी अच्छा हो, आपको पता है कि मेरे घर का फर्क नहीं है, मेरे खानदान का फर्क नहीं है। कि ये जो हमारे 1 करोड़ पाकिस्तानी भाई लोग, हम सारे बाहर बैठते हैं, तो हमारा विजन यही होता है कि हम अपने मुल्क में जाएं तो ऐसे जाएं कि हमें फिर हमारे बाद किसी को वहां से पैदल चप्पलों में ईरान के रास्ते, तुर्की के रास्ते, यूरोप या किसी और मुल्क में जाने की जरूरत ना रहे। ये मैं चाहता हूँ, ये विजन। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया करेक्शन करने के लिए, कि आपका विजन है कि पाकिस्तान इतना स्टेबल हो टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, हर चीज में, ताकि बाहर से लोग जॉब के लिए पाकिस्तान आए सर। और हमारे जो बाहर जो 1 करोड़ लोग हैं, उन्होंने जो तकलीफें देखी हैं, उन्होंने जो अजाब सहे हैं, जो उन्होंने बर्दाश्त किए हैं, वो और कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त ना करे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है, शायद थोड़ा अ, हमारे इस मौजूद से रिलेटेड है या थोड़ा कम भी है, पर सर मुझे खुद को अपनी नॉलेज के खातर एक क्यूरियोसिटी है। माशाल्लाह, आप बड़े जबरदस्त बिजनेस के, मैनेजमेंट के और टिप्स दे रहे हैं उससे रिलेटेड, कि सर ये साइकोलॉजी का हमारे बिजनेस से, एमबीए में पढ़ाते हैं या बिजनेस मैनेजमेंट में, साइकोलॉजी का क्या रोल है, कैसे इनका एक दूसरे से इंटरलिंक है? तो प्लीज, ये मैं ये अपनी बिल्कुल नॉलेज के वैलिड लिए। सवाल है। हम लोग जी सर। तो, मैं तो साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि जब आप लोगों, ह्यूमन बींग्स के साथ, इंसानों के साथ, बिजनेस इंसानों के साथ ही करेंगे ना आप। जब आप निगोशिएशन करते हैं तो इंसानों के साथ ही करते हैं। कहा जाता है कि कुछ लोगों की निगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कुछ की नहीं अच्छी। तो जो साइकोलॉजी, इंसानी साइकोलॉजी को समझता है, पढ़ता है, साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, लेकिन वो देख के, ऑब्जर्व करके, आइडिया लगा के, सोच के अच्छी पोजीशन लेता है, अच्छी निगोशिएशन करता है, अपने अपने फायदे का सौदा लेता है। वो साइकोलॉजी में इट्स नेसेसरी आपको अगले के फियर्स को, अगले के फायदे को, नुकसान को देख के नजर में बिजनेस करना होता है। अभी जो बिजनेसमैन होता है ना, वो बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है। अगर उसको ये नहीं पता कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है, वो क्या बेचेगा? ठीक है ना? अभी जी सर, अभी मैकडोनल्ड्स अभी पाकिस्तान आया है, वो तो पहले क्यों नहीं आया पाकिस्तान? या फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड अभी नहीं आया, आया तो काफी अर्से से, लेकिन अभी वो कुछ शहरों में नहीं गया, कुछ शहरों में है। तो अगर किसी शहर में नहीं गया तो क्यों नहीं गया? क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त उस एरिया में परचेजिंग पावर इतनी नहीं है, ट्रेंड इतना नहीं है बर्गर खाने का, लोग शौक से नहीं आएंगे, हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, हमें ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलेगा, हमें अपनी सप्लाई कैसे रखेंगे? तो ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब ढूंढना है कोई बिजनेस शुरू करने से पहले। तो जो इंटेलिजेंट कंपनीज हैं, वो रिसर्च के ऊपर टाइम लगाती हैं, डेमोग्राफी के ऊपर टाइम लगाती हैं। तो मेनली तो वो
ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी कर रही होती हैं कि बिहेवियर कैसा है। मार्केटिंग में पढ़ा जाता है कंज्यूमर बिहेवियर, तो consumer behavior itself is a psychology. You need to understand, psychology of a person living in KPK or especially in Peshawar is different than a psychology of a person who's living in Karachi. कराची में बहुत तेज आपको सोचना है, बहुत तेज मूव करना है, बड़ा शहर है, बड़े चैलेंज है, अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी हैं, रिस्क भी बड़ी। ठीक है, लाहौर की साइकोलॉजी अलग है, इस्लामाबाद की साइकोलॉजी अलग है, फैसलाबाद के लोगों की साइकोलॉजी अलग है, गुजरावाला की अलग है, सियालकोट की अलग है। तो ये जब तक आप बिजनेस में लोगों से इंटरेक्शन नहीं करते, आप अगले की साइकोलॉजी को नहीं जानते, आप उनसे डील नहीं कर सकते। बिजनेस में एक चीज जो मैंने सीखी है वो ये है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते ना, तो भले वो सोना भी बेच रहा हो, मुफ्त में दे रहा हो, आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते। ठीक है, अगर आप एक बंदे को पसंद करते हैं और भले वो चीज महंगी भी बेच रहा है, 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, आप उससे खरीद लोगे क्योंकि वो बंदा आपको पसंद है। तो लोग भी उसी लोगों से ज्यादातर बिजनेस करते हैं जो आपको एक दूसरे के लिए पसंद हो। समझ आइए आपको मेरी बात की डिसीजन मेकिंग। अगर आपको एक बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उससे बात नहीं करना चाहते, तो आप बिजनेस कैसे करोगे? एक दफे तो चीज खरीद लोगे, चलो आप भूखे हो, आपको वक्त के चलते फायदा मिल गया, लेकिन बिजनेस वाली एक ट्रांजैक्शन का नाम नहीं है, इट्स एन ऑन गोइंग एक्टिविटी। आपको सप्लायर ऐसा चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, जो वक्त अगर आप उसको पैसे देते हो तो वो वक्त पे आपको रॉ मटेरियल पहुंचा सके। आपका सर्विस वाला है, आप उसके साथ करोगे जिसको आप ट्रस्ट करते हो। ठीक है, तो बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी डेली बेसिस पे इस्तेमाल होती है, लोग उसको यूज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसी के ऊपर फैसला करते हैं। इसीलिए जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दुनिया में, वो अपनी साइबर सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी पे बहुत ज्यादा जोर देती है कि हमारी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, कहीं लोग इसको कॉपी न कर ले, कहीं लोग इसका फायदा उठा ले। दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड साइकोलॉजी को बड़े बेहतरीन तरीके से समझाया, कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में बताया। साथ ही साथ आपने एक बड़ी प्यारी चीज बताई कि हर इलाके की साइकोलॉजी अलग अलग है, और मिसाल दिया मैकडोनल्ड्स का कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में है और कुछ इलाकों में नहीं है। तो दूसरी बड़ी प्यारी चीज आपने बताई कि अगर आपका ट्रस्ट होगा, किसी लोग बंदे को आप पसंद करोगे, तभी आप वो उसकी चीज या उसकी मार्केटिंग होगी, उसका बिजनेस होगा। अगर पसंद नहीं होगी, कोई बंदा आपको सोना भी बेच रहा है, वो भी आप नहीं लोगे। तो बड़ी जबरदस्त बातें, बड़ी कॉन्सेप्चुअल बातें अली रजा पंजवानी ने मुखा है, अमेजिंग कॉन्सेप्ट। तो जबरदस्त चीज बोली है। सर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस बहुत सारी चीजें दिल तो कह रही है कि आपसे और बातें करूं, क्योंकि आपसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत जबरदस्त हम बातें। फिर कर लेंगे, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप वाकई जो सवाल मुझसे कर रहे हो उससे पहले मुझसे किसी इंटरव्यूअर ने ऐसे क्वेश्चन नहीं किए। थैंक यू वेरी मच, मुझे भी मजा आ रहा है। लेकिन इस वक्त अंधेरा है यहाँ पे, बिल्कुल लाइट नहीं है, मैं सिर्फ मोबाइल की लाइट के थ्रू आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ सर पे। बिल्कुल। तो हम फिर किसी वक्त एक सेशन रख लेते हैं, आप क्वेश्चन लिख के दे दें या लिख ले, जो भी आपको है, ताकि आई शुड बी बेटर प्रिपेयर्ड। आई एम एबल टू, दैट्स माय जॉब, दैट्स व्हाट आई डू फॉर लिविंग एंड आई लव इट। इसमें मुझे कोई शक नहीं है, मुझसे 24 घंटे बुलवा ले, मैं बोल लूंगा उस पर। इफ आई कैन हेल्प यू विद समथिंग विद टू द ऑडियंस, if you have some specific questions, we can do another session. I don't have any problem. सर बंडल ऑफ थैंक्स, आपने एक और सेशन के लिए हमें टाइम दिया। बिल्कुल श्योर सर, दिन के टाइम एक और सेशन करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे आपसे। बस सर, आप फाइनल मैसेज दे दें व्यूअर्स को, तो हम आज के शो को यहीं पे। अगर मैं फाइनल मैसेज दे दूं तो फिर दूसरा सेशन कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? जी सर, थैंक यू सो मच सर। दूसरे क्वेश्चन के लिए नया सेशन रखेंगे। मैसेज यार, मैसेज क्या है, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, बी ओरिजिनल यार, बी ऑनेस्ट विद योर ओन सेल्फ। एथिक्स को मद्देनजर रखिए। पाकिस्तान में हमारे जो भी हमारा रीजन है, मैं तो सबके साथ काम करता हूँ, मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट यू से यू शुड डू, व्हाट यू शुड डू यू शुड से। बिजनेस में और इंसानी कैरेक्टर में ये चीज़ बहुत काउंट करती है। तो अगर आप ओरिजिनल रहेंगे और ओरिजिनल रहने की कोशिश करेंगे, आपको शायद थोड़ी बहुत मुश्किलात आए, लेकिन बाद में जब लोग आपको जान जाते हैं तो लोग आपको ट्रीट दूसरी तरह करते हैं और लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ट्रस्ट किसी का जीत सकते हैं तो इससे बड़ी
आपके लिए खुशकिस्मती और क्या है कि लोग आपको प्यार करें, लोग आपकी बात सुने, अगर सख्त भी है क्योंकि उनको पता है कि आप सही बात कर रहे हैं। तो बी ओरिजिनल, बी ऑनेस्ट, बी एथिकल। इस चीज की कमी है बहुत ज्यादा, इसलिए इसकी मार्केट भी बहुत ज्यादा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा प्यारा मैसेज दिया कि बी ओरिजिनल, बी व्हाट यू आर, बी एथिकल। थैंक यू सो मच सर। आपसे आज हमने जो सीखा बिजनेस के बेसिक्स, साइकोलॉजी और बिजनेस का रिलेशनशिप, और जो है ह्यूमन बेसिक टिप्स के साथ जो नए यंगस्टर हैं उन्हें बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, खुद में एतमाद भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने सीखी और साथ ही साथ आपने हमें एक और सेशन के लिए टाइम भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर सर आपका एक बार फिर से तहे दिल से। Viewers, this interview series is supported by the Rehan Foundation and Interview School. Thank you, sir. Once again, thank you, viewers. Allah Hafiz. Bye bye. थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.